चलिए जी, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं दीपक सोनू स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो सीरीज़ में। हम लोग लगातार कुछ दिनों से प्रैक्टिस सेशन करते आ रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेशन आने वाले रेलवे एएलपी वैकेंसी के लिए रामबाण साबित होगा। आपने एक कहावत सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही आप परफेक्ट होते चले जाओगे। इसीलिए आप कुछ भी काम करो, उसमें प्रैक्टिस होना बहुत अनिवार्य है। अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे ना, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आप फ्यूचर में एक्ट्रेस बनना चाहते हो, उसके लिए भी आपको एक्टिंग कोर्स करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप रेलवे एएलपी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको बस क्वेश्चन कहीं से मिले वहाँ से क्वेश्चन आपको उठा लेना है और प्रैक्टिस करना है। और आप लोग तो जानते ही हैं कि हम लोग रेलवे एएलपी का नोटिफिकेशन आने से पहले ही उसके खोपड़ी में छेद कर देंगे, गौरव सर के स्टाइल में। चलिए, बातें बात में होती रहेंगी। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आपको बताना है नोट के बारे में। नोट के बारे में आपको एग्जाम में हाल ही फिलहाल में रेलवे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। चाहे आपका एनटीपीसी का पेपर हो, रेलवे आरआरबी जेई का पेपर हो, या फिर एएलपी का पेपर हो 2018 का, नोट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा नोट का लेंथ विड्थ क्या है, उसका रेशियो क्या है, उसका कलर क्या है, उस पर कितने लैंग्वेज दिए हुए रहते हैं, ठीक है, कौन सा उस पर चित्र छपा हुआ है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है 10 रुपये के नोट से। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। उसी 5 सेकंड में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है और आंसर भी देना है, ठीक है। चलिए, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। क्या क्वेश्चन है? 10 रुपये के नोट पे निम्न में से किसका चित्र छपा हुआ है? ऑप्शन है मंगलयान, रानी का बाव, कोणार्क का सूर्य मंदिर, या फिर सांची का स्तूप। ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपये के नोट पे छपा हुआ है। अभी अब नया वाला 10 रुपये के नोट निकाल के देखिए, पीछे साइड में कोणार्क का सूर्य मंदिर छपा होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर को हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछता है, ध्यान में रखिएगा, ब्लैक पैगोडा के नाम से किसको जानते हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर को जानते हैं। यह है कहाँ? तो आपका उड़ीसा का पुरी शहर में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है। तो नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था। नरसिंह देव फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ना, ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। आपको बार बार यूनेस्को का फुल फॉर्म में पूछ लेता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है, जो कि फ्रांस का राजधानी है। और पेरिस कौन से नदी के किनारे स्थित है? पेरिस आपका सीन नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन पे आइए, कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल हुआ था? 1984 में शामिल हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 10 रुपये के नोट पे छपा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है मंगलयान। मंगलयान आप देखिएगा 2000 रुपये के नोट पे छपा हुआ है। 2000 रुपये के नोट पे जो मंगलयान है, ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है। मंगलयान को 2013 में इसरो के द्वारा कहाँ पे भेजा गया था? मंगल ग्रह पे भेजा गया था। ऑप्शन नंबर बी है रानी का बाव। आप 100 रुपये के नोट पर जाके देखिए, रानी का बाव छपा हुआ है। और रानी का बाव 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में। नेक्स्ट है सांची का स्तूप। और रानी का बाव स्थित कहाँ पे है? रानी का बाव गुजरात में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप है कहाँ? मध्य प्रदेश में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। सांची का स्तूप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? तो इसको 1989 में शामिल किया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एनटीपीसी सीबीटी 1 में। सांची का स्तूप कितने रुपए के नोट पे स्थित है? 500 रुपये, सॉरी 200 रुपये के नोट पे स्थित है। 200 रुपये के नोट पे जाकर देखिएगा, सांची का स्तूप है। 500 रुपये के नोट पे तो लाल किला है, रेड फोर्ट, जो कि दिल्ली में स्थित है। और रेड फोर्ट को 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था।
अभी तक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के कितने साइट को शामिल किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टपकाना है। यहाँ से अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, मिनिमम आप उतना याद रखो जो कि नोट पे छपा हुआ है। 2000 रुपये के नोट पे मंगलयान छपा हुआ है जो कि आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है। रानी का बाव 2014 में 100 रुपये के नोट पे। सांची का स्तूप 1989 में शामिल हुआ था जो कि 200 रुपये के नोट पे है। आपका जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, 500 रुपये के नोट पे है, 2007 में शामिल हुआ था। ठीक है, इतना चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ याद रखना है कि जो आपका लैंग्वेज है, इंडियन करेंसी पे कितने लैंग्वेज छपा रहता है, 15 लैंग्वेज छपा हुआ है। देखिएगा नोट पे 15 भाषा में उसको टाइप किया गया है, 15 भाषा उसको छपा हुआ है। हमारे भारतीय संविधान में कितने लैंग्वेज को मान्यता प्राप्त है, 22 लैंग्वेज को मान्यता प्राप्त है। जब संविधान बना था तो उस समय टोटल 14 भाषा को मान्यता प्राप्त था, बाद में 8 भाषा को और जोड़ा गया था, टोटल अभी 22 भाषा हो चुके हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। ये तो हो गए आपका जीके का क्वेश्चन। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको जनरल साइंस का क्वेश्चन मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या फिर हीलियम। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl होता है। इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 17 होता है। अगर आपसे यहाँ पूछे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में MPT में क्लोरीन कौन से ग्रुप में स्थित है, कौन से समूह में स्थित है, तो आप क्या बताओगे, तो ग्रुप नंबर 17 में स्थित है। देख लीजिए पीरियोडिक टेबल में, ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। देखिए ग्रुप नंबर 17, टोटल 18 ग्रुप होते हैं, 1 2 3 4 करके, तो 13 से लेके 18 तक होते हैं ना, ये आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट होते हैं। देखिए ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। देखिए यहाँ पे आपका क्लोरीन है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ क्लोरीन से और क्या क्वेश्चन बनता है, क्लोरीन से क्वेश्चन बनता है कि पूछता है कि फूलों का रंग कौन सी गैस उड़ा देती है, तो फूलों का रंग क्लोरीन गैस ही उड़ाती है। और क्लोरीन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम विरंजक चूर्ण बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है, CaOCl2। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है। ये दोनों बनता कैसे है, ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, तो आपको याद रखना है बुझा हुआ चूना यानी सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये फार्मूला हो गया ब्लीचिंग पाउडर का। अब आइए बनेगा कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, SLAKED, सेलेक्ट लाइम इसको हम बोलेंगे, या फिर बूझा हुआ चूना बोलेंगे, बूझा हुआ चूना। ठीक है, एक होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब बिना बुझा हुआ चूना, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब आइए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी सेलेक्ट लाइम यानी बुझा हुआ चूना जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है ना, तब जाकर आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि CaO है यानी क्विक लाइम होगा, बिना बुझा हुआ चूना होगा, लेकिन जी नहीं, आपको याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, बुझा हुआ चूने के साथ क्लोरीन अभिक्रिया करता है, तब आपका विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद रखना है, सेलेक्ट लाइम को याद रखना है। आपको हम कल या परसों के क्लास में कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताए थे। ऑप्शन नंबर बी में है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से आपको 2-3 हम रीजन बताए थे कि कहाँ कहाँ पर यूज होता है। सबसे पहले बताए थे कि अग्निशमक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ पे बताए थे, देखते हैं कि जब भी रोटी फूलता है ना,
तावा पर सेकते हो तो जब भी रोटी फूलता है ना तो उसमें से गैस निकलता है। वो कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। आप एल्कोहल खोलो, एल्कोहल मतलब शराब खोलो या फिर ठंडा पेप्सी कोको कोला कुछ भी खोलो, उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में कितने % मात्रा में पाया जाता है? 0.03% इसका मात्रा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। साथ साथ आर्गन का भी ध्यान रखिएगा। आर्गन आपके वातावरण में 0.93% मात्रा में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं आर्गन का ही। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर बता दीजिए कितना होता है? आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। इसका सिंबल, इसका संकेत AR होता है। और हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसका सिंबल क्या होता है? He होता है। देख लीजिए मॉडर्न पीरियड टेबल में, ये आपका मॉडर्न पीरियड टेबल है। ग्रुप नंबर 18 में देखिए, ग्रुप नंबर 18 है। यहाँ पर देखिए हीलियम आपका यहाँ पे है, आर्गन आपका यहाँ पे है। तो 17 और 18 दोनों याद होना चाहिए, 17वां ग्रुप और 18वां ग्रुप। 18वां ग्रुप कौन कौन सा है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। और आपका 17वां ग्रुप कौन सा है? 17वां ग्रुप को हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली, और 18वां ग्रुप को हम बोलते हैं नोबेल गैस। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये आपका हैलोजन फैमिली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? आपको हम बहुत बार हीलियम का यूज बताया है, अभी नहीं बताने वाले हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैबर विधि द्वारा यानी हैबर प्रोसेस के द्वारा निम्न में से किसका उत्पादन किया जाता है, किसका प्रोडक्शन किया जाता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर अमोनिया। ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया का उत्पादन किया जाता है हैबर प्रोसेस में। इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछता है। ठीक है, हैबर प्रोसेस में अमोनिया का उत्पादन होता है NH3 का। जब आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है ना, तब आपका अमोनिया का निर्माण होता है। अब इसको याद कैसे करना है कि हैबर विधि में अमोनिया का निर्माण होता है? इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे है बर है ना, तो इसको आप लिख लीजिए हे बर, और बर का मतलब होता है दूल्हा। इसका कहने का मतलब है हे बर हारमोनिया बजा। हारमोनिया का मतलब होता है हारमोनियम के बारे में हम बात कर रहे हैं, बजने वाला। ठीक है, हारमोनिया बजा, हारमोनिया से समझ जाइएगा अमोनिया, और हे बर से समझ जाइएगा हैबर प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। कुछ इस तरह से आप अपना के ट्रिक अपना के याद कर सकते हैं। आप कुछ भी अपना लीजिए, कुछ अपना कुछ प्रोसेस देखिए, अगर आपको उससे याद होता है तो और बेटर है। आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अभी आपको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। H2SO4 को हम क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। किंग ऑफ एसिड यानी अम्लों का राजा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछता है कि अम्लों का राजा किसको बोलते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, H2SO4 को बोलते हैं। H2SO4 का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? बैटरी निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? इंपॉर्टेंट ये भी है, HNO3 होता है। यहाँ पे आपसे हम एक सवाल पूछ लेते हैं। आप एक नाम सुने होंगे एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया, वही एक्वा रेजिया जो कि सोने को भी गला देता है, यानी गोल्ड, सोना मतलब गोल्ड को भी गला देता है। तो इस एक्वा रेजिया में कौन कौन सा एसिड पाया जाता है, उस एसिड का नाम लिखना है। साथ साथ में उसका कितना आपका रेशियो है उसका भी बताना है आपको, कि किस रेशियो में पाया जाता है, दोनों के दोनों, या फिर 3 होंगे तो तीनों का रेशियो बताना है आपको। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, आराम से आप डालिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैबर विधि द्वारा, अभी आपको बताया कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब बताना है कि किस उत्प्रेरक का यानी किस कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है। और कैटलिस्ट होता क्या है, उत्प्रेरक क्या होता है? तो रिएक्शन रेट को यानी अभिक्रिया का दर को तेज कर देता है।
तो बताना है कौन सा उत्प्रेरक, कौन सा कैटेलिस्ट का उत्पादन किया जाता है, सॉरी कौन से कैटेलिस्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कार्बन, आयरन, निकेल या फिर प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर बी, आयरन का इस्तेमाल किया जाता है कैटेलिस्ट के रूप में। यहाँ पे आयरन है, आप बता दो कि आयरन का सिंबल क्या होता है। आयरन का सिंबल Fe होता है। अगर आपसे हम पूछ ले कि आयरन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है और आयरन आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। आयरन पे रस्टिंग होता है, आयरन पर रस्टिंग होता है। रस्टिंग का मतलब क्या है, जंग लगता है। तो आपको बताना है, इस पे हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जस्तीकरण करते हैं। कौन सा पर चढ़ा देते हैं आयरन के सतह पे, इसके सतह पे हम जिंक का पर चढ़ा देते हैं गैल्वेनाइजेशन में, जस्तीकरण में। और जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है। और जिंक भी आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। जब लोहे पे जंग लगता है, रस्टिंग होता है, तब बताना है लोहे पे रस्टिंग होने के बाद उसका वेट जो है, वेट यानी उसका भार बढ़ेगा या फिर उसका वेट कम हो जाएगा। तो जब भी रस्टिंग होगा ना तो उसका वेट बढ़ जाता है। अगर आप गांव देहात से होंगे ना तो आप एक चीज़ देखे होंगे, संपापड़ी वाला आता था, संपापड़ी वाला। जब भी संपापड़ी वाला आता था तो लोहे का डिमांड करता था। हम क्या करते थे, लोहा लेकर उसके सामने ले जाते थे और क्या करता था, और लोहे को पीट पीट कर जिस पे रस्टिंग होता था, जंग होता था, उसको हटा देता था। रस्टिंग होने का मतलब क्या है, लोहे का वेट बढ़ जाता था तो उसको हटा देता था पीट पीट कर, यानी उसका वेट को कम कर देता था। तो उससे भी याद कर सकते हैं कि जंग लगने से लोहे का वेट बढ़ जाता है। और आप बता दीजिए कि लोहे पर रस्टिंग होना यानी जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है या फिर भौतिक परिवर्तन है। तो लोहे पे जंग लगना ना रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको हम कितने टाइम बता चुके हैं। देखिए, जो आपका भौतिक परिवर्तन है ना, ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस है मतलब दोहरा सकते हैं। इसका कहने का मतलब है, देखिए आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ये पानी है और ये बर्फ है। आप पानी से बर्फ बना सकते हैं ना, कैसे बना सकते हैं, पानी को हम ठंडा कर देंगे, फ्रीज कर देंगे तो बर्फ बन जाएगा। दोबारा से हम बर्फ को पानी बना सकते हैं। बर्फ को पानी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको हम गर्म कर देंगे, मेल्ट कर देंगे तो दोबारा पानी बन जाएगा। तो यही है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन रासायनिक परिवर्तन आपका रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है। इसका उदाहरण क्या है, दूध और दही। दूध और दही, एक बार दूध से दही बन गया ना तो दोबारा आप दही से दूध नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि रासायनिक परिवर्तन रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है। सेम एग्जाम्पल है आपका लोहे पे जंग लगना। जब एक बार लोहे पे जंग लग जाता है ना तो उसको आप दोबारा अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लोहे पे जंग लगना कौन सा उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ से इतने लोहे से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर बता दीजिए कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। निकेल का एटॉमिक नंबर बता दीजिए और प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर बता दीजिए। यहाँ पे निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है। इसका सिंबल Na होता है। प्लेटिनम का सिंबल Pt होता है और इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 78 होता है। ठीक है, इतना चीज़ आप दिमाग में रखिएगा कि हैबर प्रोसेस में किसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। साथ साथ में कौन सा उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, तो लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। और आयरन से जितना सारा आपको फैक्ट बताया है ना, उस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और आज का लास्ट सवाल। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा, साथ साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आगे आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए क्या है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन है अमोनिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, जल यानी वाटर आपका तीनों अवस्था में पाया जाता है।
ठोस अवस्था में पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है, गैस में भी पाया जाता है। जनरली आपका वाटर द्रव अवस्था में यानी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अब बताइए एग्जाम्पल में ठोस अवस्था में किस रूप में पाया जाता है, तो बर्फ के रूप में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि वाटर गैस के रूप में किस फॉर्म में पाया जाता है, तो वेपर के फॉर्म में पाया जाता है। वेपर को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, वाष्प के रूप में पाया जाता है। जब भी आप बर्फ को गर्म करते हो ना, तो बर्फ आपका लिक्विड में चेंज हो जाता है, द्रव में चेंज हो जाता है। बर्फ क्या है, ठोस है। ठोस को गर्म करोगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, द्रव में चेंज होगा। जब द्रव को आप गर्म करोगे तो वो आपका वाष्प में यानी गैस में चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ठोस को द्रव में बदलना, द्रव को गैस में बदलना। देखिए आपको हम बताते हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये आपका ठोस है, द्रव है, गैस है। तो जब भी आप ठोस को सॉलिड को गर्म करते हो ना, तो वो आपका द्रव में चेंज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं संगलन, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको हम मेल्टिंग। ठीक है, आगे आइए, जब भी आप द्रव को गर्म करते हैं गैस में चेंज होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाष्पीकरण और इंग्लिश में बोलते हैं एवोपोराइजेशन या फिर एवोपोरेशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आइए, जब भी आप ठोस को गर्म करते हैं तो आपका गैस में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन और ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका कपूर का, कपूर को जब भी आप गर्म करते हैं ना, तो ठोस के अवस्था से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ठीक है, अब आइए, ये तो हो गए आपका गर्म करने पे। याद रखिएगा जो ब्लैक वाला है ये आपका गर्म करने पे है। हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। याद रखिएगा जो हम रेड कर रहे हैं ना, ये हम ठंडा करने पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आइए, गैस को हम ठंडा करेंगे तो ठोस में चेंज होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम डिपोजिशन बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, आगे आइए, जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो द्रव में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज होता है। इसको हम बोलते हैं संघनन और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, जिसमें बादल का निर्माण होता है। आगे आइए, जब भी आप द्रव को ठंडा करते हैं तो ठोस में बदलता है। एग्जाम्पल के लिए पानी को आप ठंडा कीजिएगा तो बर्फ में बदलेगा। इसी को हम बोलते हैं जमना और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तब किसको क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को याद रखना है। यही प्रोसेस सवाल पूछता है कि कोई ठोस है उसको हम गर्म कर देंगे तब द्रव में बदल जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे संगलन या फिर गलन या फिर मेल्टिंग। ठीक है, प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब आइए मेन पेज पे, यहाँ पे क्या पूछा था कि तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, जल तीनों अवस्था में पाया जाता है। अगर आपसे हम एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछे, आपको बताना है जिस टेम्परेचर पे यानी ताप पे और प्रेशर पे, यानी जिस प्रेशर, दबाव और ताप पे जल आपका तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस में, उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु बोलते हैं, त्रिक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। अगर मेरा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा तो अपने फ्रेंड को भी मेरे साथ जोड़िए। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।